सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस की फील्ड के बारे में कि अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप सीख सकते हैं, एकदम फ्री वेबसाइट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क जो आपको सीखना पड़ेगा एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। और फिर डिस्कस करेंगे कि सैलरी कितनी मिलती है डेटा साइंस के फील्ड में। उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पीडीएफ है जो मुझे इंटरनेट से मिली है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो पीडीएफ बहुत ही अच्छी है जो डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपका डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंटिस्ट कौन होता है, उसे किस प्रकार का काम करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो यार सबसे पहले हम डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, इसे किस प्रकार का वर्क करना पड़ता है, आखिर डेटा साइंटिस्ट करता क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस आपका कहाँ यूज़ होता है। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि यूट्यूब हो गया आपका, तो यूट्यूब में क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने डेटा साइंटिस्ट सपोज सर्च किया, तो उसमें क्या होगा, अगर मैंने 2-3 वीडियो डेटा साइंस की देख ली, अब मैं दोबारा यूट्यूब ऐप ओपन करूंगा तो क्या करेगा, यूट्यूब ऑटोमेटिक मुझे डेटा साइंस के रिलेटेड ही वीडियो आपको सजेस्ट करता रहता है। तो क्या होता है, उसके बिहाइंड में बैकएंड में आपका जो है एमएल के अल्गोरिदम वर्क करते हैं। जैसे कि वो मॉडल है आपका, एमएल का अल्गोरिदम है, रिकमेंडेड सिस्टम जो मॉडल बिल्ड किया है एमएल को यूज़ करके, एमएल एआई का, तो वो पीछे वर्क करता है। और उसी प्रकार से मैं दूसरा एक एग्जांपल लूँ, जैसे आपका अमेजोन है। तो अमेजोन में क्या होता है, अमेजोन में हमने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, सपोज मैंने शूज़ सर्च किया, तो क्या होगा, मैंने सर्च किया, उस पर रहा मैं 1 आध 2 मिनट, उसके बाद में वहाँ से बाहर निकला। तो उसके बाद क्या हो रहा है, अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट भी ओपन कर रहे हो तो ऑटोमेटिक कौन सी ऐड आ रही है आपके पास, वो आ रही है शूज़ की, कि आप शूज़ खरीद लो। अगर मैं फेसबुक ओपन करूंगा तो फेसबुक में मुझे यही सजेस्ट करेंगे कि आप शूज़ का ऐड आपको बार बार पॉपअप कराएंगे। तो इनडायरेक्टली वो कहना क्या चाहते हैं कि आपको शूज़ में इंटरेस्ट है तो आपको शूज़ ही दिखाया जा रहा है, जिससे कस्टमर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के। तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन के पीछे भी आपका क्या होता है, रिकमेंडेड सिस्टम वर्क किया होता है, एआई एमएल के अल्गोरिदम बैकएंड में वर्क करते रहते हैं। उसी के हिसाब से एक और तीसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपका होगा नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स में क्या होता है, नेटफ्लिक्स भी आपको क्या करेगा, पूरी तरह से एनालाइज करता है आप कितने मिनट की वीडियो देख रहे हो, कितनी देर तक देख रहे हो, कौन किस टाइप की आप वीडियो देख रहे हो, कितने समय तक आप उस पर रुके हो, कितने मिनट की देख रहे हो, तो वो आपको पूरी तरह से एनालाइज करता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसी के रिलेटेड ही आपको उतने ही मिनट की आपको क्या है वीडियो रेकमेंड करता रहेगा। तो उसके पीछे भी आपका रेकमेंडेड सिस्टम वर्क होता है। उसी प्रकार से अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में क्या होता है आपका, फेसबुक में अगर आपने कोई फ्रेंड के साथ आपने फोटो क्लिक करके भेजी, मतलब अपलोड की, तो उसमें क्या होगा कि आपको फ्रेंड को टैग करने का ऑप्शन आ जाता है। तो उसमें क्या होता है आपका, वो इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम आपका फेसबुक में यूज होता है। तो अभी तक यार आपने सुना होगा, मैं बात कर रहा हूँ एआई एमएल के अल्गोरिदम वर्क कर रहा है। तो अब बात आती है ये सब बनाता कौन है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो बनाने का, एआई एमएल के अल्गोरिदम बनाते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस अल्गोरिदम बनाते हैं, मतलब प्रिडिक्ट कर सके ऐसा अल्गोरिदम बनाते हैं कि अच्छा ये शूज देख रहा है तो उसको आप शूज ही रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये सब जो अल्गोरिदम है वो आपका डेटा साइंटिस्ट ही बनाता है। जी हाँ, तो आपका डेटा साइंस का क्या वर्क होता है, डेटा साइंटिस्ट का, कि वो आपके प्रिडिक्टिव मॉडल डिजाइन करता है कि अच्छा यूजर्स की नीड क्या है, वो देखता है यूजर्स के डेटा के हिसाब से, क्योंकि डेटा तो आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कंपनी के पास जा ही रहा है, अच्छा हाँ इसको ये पसंद है, तो मतलब वो डेटा को पूरी तरह से एनालाइज करता है। डेटा के अंदर पूरा वो देखता है कि कौन से काम के डेटा है नहीं है, तो वो आपको एनालाइज करता है, फिर उसके रिलेटेड आपको सजेस्ट करता है। तो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है प्रेडिक्टिव मॉडल बनाएगा, एमएल के अल्गोरिदम भी डिज़ाइन करेगा न्यू, अगर कोई नई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए डेटा साइंटिस्ट की। तो ये ऐसे होता है। तो अब डेटा साइंस की अगर बात करें तो ये डेटा साइंटिस्ट आज के समय में डेटा साइंस है वो हर एक फील्ड में, जैसे आपका हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग हो गया, फिनेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, जैसे ड्राइविंग लेस कार आ गई तो उसमें आपका एआई एमएल यूज़ हो ही रहा है। उसके बाद देखें तो आपका हेल्थ में भी यूज़ होता है, ये जो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह होता है उसमें। तो अगर आप देख सकते हैं कि डेटा साइंस आज के समय में सब जगह फैला हुआ है। तो आई होप आपको पता चला होगा डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। एक और बात, डेटा साइंस खाली है एमएल एआई के अल्गोरिदम ही कैसे बिल्ड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस है। इसके अंदर आपको डेटाबेस के साथ वर्क करने आना चाहिए। जैसे आपने ऑनलाइन आपके पास डेटा सेट है, तो डेटा सेट आया आपके पास, अगर वो अनस्ट्रक्चर फॉर्म में
तो उसे आप स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करिए ताकि रीडेबल फॉर्म में हो। उसके बाद आपको अगर बेकार डेटा है, जो काम का डेटा नहीं है, तो उसको आपको क्या करना है, उसे रिमूव करना है। डेटा रिमूव होने के बाद डेटा मतलब क्लीनिंग करनी है, बेसिकली डेटा की क्लीन कर दिया, उसके बाद आपके पास डेटा तैयार है। उसके बाद आपको क्या विजुलाइज भी करना पड़ेगा। बिना विजुलाइजेशन के अगर आपके करोड़ों डेटा होंगे तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा। तो उसके लिए आपको विजुलाइज करना पड़ता है डेटा को विजुलाइज करेंगे। उसके बाद विजुलाइजेशन से आपको पता चलता है अच्छा कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या नीड है कस्टमर की, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके रिलेटेड आप मॉडल बिल्ड करेंगे, प्रिडिक्टिव मॉडल बिल्ड करेंगे। तो वो मॉडल किससे बिल्ड होता है, ये आपके एमएल के जो एल्गोरिदम हो गए, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। फिर टूल्स हो गए विजुलाइजेशन के, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको डेटा साइंस के बारे में जानकारी हो गई होगी और डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है उसके बारे में पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो यार जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पूरा चार्ट डिजाइन किया है। अगर आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो क्या क्या आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको करने चाहिए, अपने रेज्यूमे में भी ऐड करना चाहिए जिससे आपके जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हो। उसके बाद देखें तो मैंने सब कुछ इसमें डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका सबसे पहले मैंने सिर्फ दो ही रखी है, पाइथन और आर। इसमें जूलिया भी आती है, स्काला भी आती है। तो लेकिन बेसिकली डेटा साइंटिस्ट जो लोग बनते हैं, जो अभी वर्क कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर पाइथन और आर ही यूज करते हैं डेटा साइंस के फील्ड में। और उसमें भी आर और पाइथन की बात करें तो पाइथन ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि पाइथन आपकी इजी टू यूज होती है और पाइथन के अंदर आपकी लाइब्रेरीज बहुत होती हैं। अब पाइथन की लाइब्रेरीज देखें तो आपकी पांडास हो गई, नमपाई हो गई, मैटप्लोटलिब, पाइप्लोट, सीबोन, ये जो आपकी मैटप्लोटलिब से सीबोन तक ये आपकी विजुअलाइजेशन के लिए होती है। पांडास आपका थोड़ा बहुत क्लीनिंग के लिए यूज होगा, वहां पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद एक और बात आपको याद रखनी है, अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में जा रहे हैं तो आपका स्टैटिक्स और आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब मीडियम तो आपको आना ही चाहिए, आपको सब समझ में आना ही चाहिए स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स में। तो स्टैटिक्स में आपको क्या क्या आना चाहिए, तो वो स्टैटिकल टेस्ट, मीन मीडियन मोड, ये सब तो नॉर्मल है। डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर रेग्रेशन और लीनियर अलजेब्रा। फिर आपकी प्रोबेबिलिटी थियरी, क्योंकि आप तो प्रेडिक्ट ही करने वाले हो उसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी थियरी, मैक्सिमम लाइक्हुड एस्टिमेटर और एक्सेट्रा। तो ये सब आपको फॉलो करना है स्टैटिक्स में। उसके बाद अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग में आपको क्या करना है, मशीन लर्निंग के तीन टाइप है जो आपके अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज और रीएनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो उसके अंदर कुछ आपके एल्गोरिदम है, टेक्निक्स है जो आपको सीखनी है डेटा साइंस के फील्ड में। अगर आप हैं तो एमएल में आपको ये सब सीखना है। लीनियर रेग्रेशन, लॉजिस्टिक रेग्रेशन, क्लस्टरिंग आपको आना चाहिए, के मीन क्लस्टर एल्गोरिदम, डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम, फिर फॉरेस्ट रैंडम ट्री, और आपका जो आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो आपका हेल्थ केयर में जो एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह, वहां पे ये एसपीएम आपका यूज होता है। उसके बाद मशीन लर्निंग की भी कुछ यूजफुल लाइब्रेरीज है, जैसे कि आपकी हो गई साइपाई, साइकिट लर्न और टेंसर फ्लो। तो जो टेंसर फ्लो है ये ऑफिशियल गूगल का है, गूगल ने ही बनाया है। और उसके बाद एमएल की लाइब्रेरीज हो गई। तो उसके बाद आपका आता है बिग डेटा। बिग डेटा मतलब आपका जैसे कि यार नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, तो ये सब क्या है, सब बड़ी कंपनियां हैं। तो इसमें जो डेटा है बहुत ही टेराबाइट, पेटाबाइट के फॉर्म में होता है। तो उसे इतने बड़े डेटा को हैंडल करना, प्रोसेस करना, तो उसके लिए आपको कुछ फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से यार सबसे पहले आपका हडूप है, स्पार्क है, फ्लिंक है और स्ट्रॉम, ये चारों से आपका काम चल जाता है इसके अंदर। उसके बाद आता है डेटा विजुअलाइजेशन टूल। विजुअलाइजेशन टूल को मैं अभी लास्ट में आपको समझाता हूँ क्या है डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद देखते हैं डेटा साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको रेज्यूमे में आप ऐड कर सकते हैं। ये करना है जिससे आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, डेटा साइंटिस्ट बनने की फीलिंग आती है आपकी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मूवी रिकमेंडेड सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया नेटफ्लिक्स में यूज होता है, वो आपका प्रोडक्ट रिकमेंडेड सिस्टम भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो वो जैसे कि मैंने अमेजोन का एक एग्जांपल दिया था। उसके बाद आपका आता है होम लोन प्रिडिक्शन। तो इसमें क्या होता है, आप डेटा डालेंगे अपने तो वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करके देगा आपका लोन के बारे में। उसके बाद आपका आता है स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, शेयर बाजार के बारे में। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मार्केट में आपने बहुत सारे ऐप भी सुने होंगे कि उसमें आपको जाना है, देखना है क्या है
कि शेयर कितना ऑटोमेटिक दिखाएगा, तो आपको करना है और वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करके आपको बताएगा कि इतना शेयर, मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। तो उसमें क्या होता है, अगर आप देखें तो उसमें चार्ट टाइप आपको दिया रहता है, तो वो आपका क्या होता है, विजुअलाइजेशन करके बनाया जाता है। आपका जो पास डेटा उसके हिसाब से एक ऐप बनाई गई है आपकी, उसके अंदर एमएल का एल्गोरिथम यूज किया है, तो वो प्रिडिक्ट करके देगा कि अच्छा फ्यूचर में कंपनी ग्रो हो सकती है, तो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन टूल में आपका जो पावर बीआई है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, बिजनेस इंटेलिजेंस, उसके बाद आपका टैब्ल्यू होता है, उसमें आपको डैशबोर्ड वगैरह सब बनाने पड़ते हैं। उसके बाद एक क्विक आपका जो है कि ये भी टूल है। उसका लास्ट में जो प्रोजेक्ट है वो आपका है फेक न्यूज डिटेक्शन। जैसे कि आपको यार पता होगा आजकल सोशल मीडिया में यार बहुत सारी फेक न्यूज है, तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे फेक न्यूज डिटेक्शन यूज होता है। तो वो आपका क्या होता है, जैसे आपका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या क्या एप्लीकेशन है मैंने शो करा हुआ है। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में आपका क्या होता है कि जैसे गूगल वॉइस असिस्टेंट आपका, तो आप कुछ भी उसको बोलेंगे तो टेक्स्ट में जाएगा, तो उसमें आपको टेक्स्ट की माइनिंग करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, आपका एनएलपी यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर उसकी जो लाइब्रेरी है एनएलटी के, वो आपका यूज होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा यार कि आप डेटा साइंस अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये चार्ट में लगभग पूरा डिस्कस कर दिया है आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है वेबसाइट की, आप वहां से जाके और भी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यार मैंने अभी तक आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको। तो अब बात आती है कि पढ़ना तो है लेकिन ये कहाँ से पढ़ें उसके लिए। तो उसके लिए मैंने सारी वेबसाइट की जो फ्री कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, जाके देख लेना कौन कौन सी वेबसाइट आपको फॉलो करनी है। जैसे कि आपकी हो गई towardsdatascience.com जो पूरी डेटा साइंस के लिए वो वेबसाइट है। उसके बाद आपकी आती है कीगल, जो कीगल है जो आपका एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जो आपको क्या है वहाँ पे आपको डेटा सेट मिलेंगे जिसपे आप वर्क कर सकते हैं। बड़े बड़े डेटा सेट आपको मिलेंगे जिसपे आप वर्क कर सकते हैं। फिर उसके अंदर बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेटा साइंस मशीन लर्निंग के रिलेटेड, तो उसको भी आप फॉलो करना ज़रूर। और बाकी और भी रिसोर्सेज हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन्हें ज़रूर देखना। तो अब बात करते हैं सैलरी की कि आपको एक डेटा साइंटिस्ट है तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, जो कि अपना है मेन मुद्दा कि एट द एंड हमें कितना हाथ में आ रहा है, सैलरी कितनी आ रही है फील्ड के बारे में। तो वो हम देखते हैं, तो आइए देखते हैं। तो बात करते हैं सैलरी की। तो एवरेज पैकेज जो आपका है, जो इसमें payscale.com के हिसाब से बता रहा है, आपका जो पैकेज है वो 8 सवा 8 लाख का एवरेज पैकेज सैलरी इंडिया में लगता है। उसके बाद नीचे बोनस, प्रॉफिट, सैलरी, ये सब लोएस्ट और हाईएस्ट सैलरी भी आपको इसके अंदर बताई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे हैं उसके अकॉर्डिंग टू रोल, अगर एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट है तो उसकी जो सैलरी है वो आपकी जो 5 लाख के करीब पर एनम का जो पैकेज यहाँ पे आपका लग सकता है। ये भी आपका जो payscale.com है उसके हिसाब से बता रहा है। अगर आप जूनियर डेटा साइंटिस्ट है, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, तो उसके हिसाब से आपका 9 से 9.25 लाख का पैकेज इंडिया में लग सकता है। मैं यहाँ पे इंडिया की ही बात कर रहा हूँ खाली। उसके बाद अगर आप सीनियर डेटा साइंटिस्ट अगर हो गए तो आपका 18 लाख का भी पैकेज जा रहा है, समझ लीजिए 18 लाख है, 20 लाख, 25, 30 तक भी आपका पैकेज वो जाता है। जैसे जैसे आपको नॉलेज होता जाएगा इस फील्ड में, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो। उसके बाद सैलरी बेस्ड ऑन लोकेशन, अगर लोकेशन के हिसाब से अगर हम सैलरी देखें तो ये आपका पूरा चार्ट निकल के आ रहा है, बेंगलुरु, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब जगह का। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं बेंगलोर का 10.5 लाख, उसके बाद गुड़गांव का आपका 10,30,000। तो ऐसे आप देख सकते हैं पूरा कि थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है सिटी बाय सिटी, ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर उसकी स्किल के हिसाब से देखें तो ये पूरा दिया है, मशीन लर्निंग अगर आपको आती है तो क्या है इसके बारे में वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर आप देखें डेटा साइंस की सैलरी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री मतलब आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए, आप कौन से में हो, एनर्जी एंड माइनिंग में हो, मीडिया कम्युनिकेशन में हो, या हेल्थ केयर में, फिनांस में, तो उसके अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है। अगर डेटा साइंटिस्ट की सैलरी डिग्री के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ये शो कर रही है MBA PhD जो भी है। फिर लास्ट में अगर देखें तो आपका डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी है बेस्ड ऑन कंपनीज, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही
अजीब लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा देखने में। जो सैलरी के जो पैकेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत ही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको सैलरी के बारे में अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका जो पैकेज है कितना, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है डेटा साइंस अगर आप करते हैं तो। और डेटा साइंस की बात करें तो यार हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के वेबसाइट के अनुसार उन्होंने बोला है ये 21st सेंचुरी की वन ऑफ द सेक्सियस्ट जॉब भी इसे कहा गया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने इनका आर्टिकल शो कराया है। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो फील्ड है वो कभी कम नहीं होने वाली, बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं कि सब ऑटोमेटिक होते जा रहा है। और डेटा साइंस मतलब हाई पेइंग स्किल है ये आपकी, तो आप इसमें जा सकते हैं अगर आपको करियर बनाना है तो आई होप आपको पता चला होगा डेटा साइंस के फील्ड के बारे में, सैलरी वगैरह। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपसे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पीडीएफ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो पीडीएफ है वो ये रही। तो यार अगर पीडीएफ देखें तो आपको दिख रहा होगा ए डे इन डेटा, एक दिन में आपका कितना डेटा जनरेट होता है कौन सी वेबसाइट पे, तो वो इसमें बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर देखें ट्विटर की बात करें तो आपका एक दिन में 500 मिलियन ट्वीट्स सेंड होते हैं एवरी डे। मतलब आप समझ रहे हैं कितने भारी मात्रा में डेटा जो आपका जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम ईमेल की बात करें तो 294 बिलियन ईमेल आपके डेली के जो सेंड करते हैं। और ऊपर से यहाँ पे अगर आप देखें फेसबुक, तो फेसबुक आपका 4 पेटाबाइट डेटा एक दिन के अंदर जनरेट करता है, जिसके अंदर आपको 350 मिलियन फोटोज होती है और 100 मिलियन आवर्स ऑफ वीडियो वॉचिंग टाइम का कंटेंट होता है आपका फेसबुक के अंदर। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो जो डेटा जो प्रोड्यूस होता है वो कनेक्टेड कार के थ्रू अगर वहां पे देखें तो ये 4 टेराबाइट जितना जनरेट होता है। उसके बाद अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में 65 बिलियन आपका डेटा जनरेट होता है, जिसमें 2 बिलियन मिनट्स ऑफ वॉइस और वीडियो कॉल्स खाली होती हैं इसके अंदर। और यहाँ पे इंटरनेट सर्च की बात करें तो वो एक दिन में 5 बिलियन टोटल इंटरनेट सर्च होती है, और जिसके अंदर 3.5 बिलियन तो खाली गूगल के अंदर ही होती है। यानी गूगल कितना बड़ा हाथ बैठा के रखा हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोटोज और वीडियो शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम तो वो 95 मिलियन है। और यहाँ पे अगर आप वॉच की बात करें तो 28 पेटाबाइट डेटा जनरेट होता है जो वेरेबल डिवाइसेस है आपका। 2020 की ये बात कर रहे हैं, यानी ये अभी की पीडीएफ है, ज्यादा पुरानी पीडीएफ नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ डेटा यूनिट्स की बात करें तो आपको दिखेगा कि किलोबाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट और योटाबाइट तक भी यहाँ पे है 1000⁸ योटाबाइट तो मैंने आज तक नहीं सुना था, लेकिन आज पहली बार मैंने जब ये पीडीएफ देखी तो मुझे भी मालूम पड़ा अच्छा योटाबाइट भी होता है। तो इससे यार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेटा साइंस की जो फील्ड है वो कभी फ्यूचर में खत्म होने वाली है ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि डेटा इतनी भारी मात्रा में जनरेट हो रहा है। तो स्कोप आपका बहुत है डेटा साइंस की फील्ड में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल भी डाले हैं कि आपको कहाँ से पाइथन सीखना है ना वगैरह, डेटा साइंस के लिए कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करना है वो भी मैंने दिया हुआ है, तो जाके जरूर देखना। रिसोर्सेज पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नया चैनल इसे सपोर्ट करना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी, नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, कौन से टॉपिक पे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और सपोर्ट करना, नया चैनल है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। तो मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।